आप देख रहे हैं के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की अनुच्छेदवार व्याख्या, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं यूपीएससी, आरपीएससी, रीट, एसआई, स्कूल व्याख्याता आदि की तैयारी को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। हम सब रोज अखबारों में, न्यूज में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में सुनते हैं। कभी कोई बड़ा फैसला आता है तो लगता है कि ये देश की सबसे शक्तिशाली संस्था है। पर सवाल ये है कि ये संस्था आखिर बनती कैसे है? संविधान इसे इतनी शक्ति देता कहां से है? और वो कौन से सुरक्षा कवच हैं जो उसे इतना मजबूत और स्वतंत्र बनाते हैं? यही आज हमारी चर्चा का विषय है। भारत का उच्चतम न्यायालय। हम संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 124 से लेकर 134 ए तक के प्रावधानों को समझेंगे, जो इस संस्था की पूरी बुनियाद है। और आपके सवाल का जवाब इन्हीं अनुच्छेदों में छिपा है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बनता कैसे है। अनुच्छेद 124 इसी के बारे में है ना? बिल्कुल। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बनावट और जजों की नियुक्ति से लेकर उन्हें हटाने तक की पूरी कहानी बताता है। इसकी पहली ही लाइन कहती है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायमूर्ति यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और कुछ दूसरे जज होंगे। अच्छा, तो ये कुछ दूसरे जज कितने होंगे, ये कौन तय करता है? क्या राष्ट्रपति? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और यहीं से परीक्षा में प्रश्न बनता है। ये शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद कानून बनाकर जजों की संख्या बढ़ा सकती है? जब 1950 में संविधान लागू हुआ, तब सिर्फ एक सीजेआई और 7 दूसरे जज थे, यानी कुल 8। सिर्फ 8? और आज तो ये संख्या काफी ज्यादा है। हाँ, समय समय पर संसद ने इसे बढ़ाया और 2019 के बाद से अब हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक सीजेआई और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कुल 34। तो दो बातें साफ है, मूल संख्या 8 थी और इसे बदलने का अधिकार केवल संसद के पास है। ठीक है, तो ये तो हुई जजों की संख्या की बात। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इनकी नियुक्ति कौन और कैसे करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 124(2) में है, सही का? जी। अनुच्छेद 124(2) कहता है कि हर जज की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और सील लगे हुए वारंट के जरिए करेंगे और एक बार नियुक्त होने के बाद जज 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। और इसमें एक परामर्श या कंसल्टेशन की बात भी है, जो अक्सर विवादों में रहती है। हाँ, और वो बहुत जरूरी है। संविधान कहता है कि सीजेआई के अलावा किसी भी दूसरे जज की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को हमेशा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा। यही वो शब्द है जिस पर दशकों तक बहस चली और जिससे आज की कोलिजियम प्रणाली विकसित हुई। एक मिनट, मतलब संविधान में कोलिजियम शब्द कहीं लिखा ही नहीं है? ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि न्यूज में तो हम हमेशा यही सुनते हैं। तो फिर ये सिस्टम आया कहाँ से? यही तो सबसे दिलचस्प बात है। कोलिजियम शब्द संविधान में कहीं नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के अपने ही फैसलों और व्याख्याओं से निकली एक व्यवस्था है। सरकार ने 99 में संशोधन से एनजेएसी मतलब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लाकर इसे बदलने की कोशिश की थी, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया। वाह, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट था। अच्छा, तो जज बनने के लिए योग्यताएं क्या चाहिए? क्या कोई भी वकील जज बन सकता है? अनुच्छेद 124 तीन शर्तें बताता है। पहली अनिवार्य शर्त तो ये है कि व्यक्ति भारत का नागरिक हो। उसके बाद इन 3 में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। एक, वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जज रहा हो। 2, वो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक वकील रहा हो। या फिर 3। इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, तीसरी योग्यता बहुत खास है। वो ये कि व्यक्ति राष्ट्रपति की नजर में एक पारंगत विधिवेत्ता यानी डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट हो। पारंगत विधिवेत्ता मतलब कोई बहुत बड़ा लॉ प्रोफेसर या कानून का एकेडमिक विद्वान भी सीधे सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है? बिल्कुल। संविधान में ये दरवाजा इसीलिए खोला गया था कि न्यायपालिका में अकादमिक गहराई और विद्वता भी आ सके। पर यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। 70 से ज्यादा सालों में आज तक इस प्रावधान का इस्तेमाल करके किसी को भी जज नहीं बनाया गया है। कमाल है। ये संविधान में तो है, पर व्यवहार में एक डेड लेटर जैसा बन गया है। ये जानकारी तो किताबों में आसानी से नहीं मिलती। चलिए, नियुक्ति समझ आ गई। अब बात करते हैं हटाने की प्रक्रिया की, जो अनुच्छेद 124(4) में है और जिसे महाभियोग भी कहते हैं।
सुना है ये लगभग नामुमकिन है। इसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहना ज्यादा सही होगा। और हाँ, इसे जानबूझकर बहुत ज्यादा मुश्किल बनाया गया है ताकि न्यायपालिका बिना किसी डर के काम कर सके। जज को हटाने के सिर्फ 2 ही आधार हो सकते हैं, साबित कदाचार या असमर्थता। और प्रक्रिया क्या है इसकी? प्रक्रिया बहुत जटिल है। पहले संसद के किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जाता है, फिर एक जांच समिति बनती है जो आरोपों की जांच करती है। अगर समिति आरोपों को सही पाती है तब जाकर सदन में वोटिंग होती है, और वो भी कोई साधारण वोटिंग नहीं, बल्कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ये विशेष बहुमत क्या होता है? इसे आसान भाषा में समझाइए। इसका मतलब है 2 शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, यानी 50% से ज्यादा। और दूसरी, सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। अगर एक सदन से पास हो जाए तो फिर दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। बाप रे, ये तो सच में बहुत मुश्किल है। क्या कभी किसी जज को इस प्रक्रिया से हटाया गया है? आज तक किसी भी सुप्रीम कोर्ट जज को इस प्रक्रिया से हटाया नहीं जा सका है। एक कोशिश 1991 में जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ हुई थी। प्रस्ताव जांच समिति से पास भी हो गया, लेकिन लोकसभा में वोटिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया और प्रस्ताव गिर गया। अच्छा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रक्रिया असल में कितनी कठिन है। ठीक है। तो जज को हटाना लगभग नामुमकिन है। उनके काम में कोई दखल न दे, इसके लिए और क्या सुरक्षा दी गई है? मैंने सुना है कि रिटायरमेंट के बाद वो वकालत नहीं कर सकते। हाँ, ये अनुच्छेद 124(7) में लिखा है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज भारत की किसी भी अदालत या अथॉरिटी के सामने वकालत नहीं कर सकता। ये न्यायपालिका की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है, ताकि कोई जज भविष्य में फायदे की उम्मीद से फैसले न दे। लेकिन हमने तो रिटायर्ड जजों को राज्यपाल या राज्यसभा सांसद बनते देखा है। क्या वो अलाउड है? हाँ, क्योंकि संविधान सिर्फ वकालत करने पर रोक लगाता है। राज्यपाल या सांसद का पद वकालत की श्रेणी में नहीं आता। हालांकि एक अलग बहस का मुद्दा है कि क्या यह संविधान की भावना के खिलाफ है, पर कानूनी तौर पर इस पर कोई रोक नहीं है। ठीक है, तो एक बार जज नियुक्त हो गए और उन्हें हटाना भी लगभग नामुमकिन है, तो सवाल उठता है कि उनके काम करने की शर्तें क्या हैं? जैसे उनकी सैलरी कौन तय करता है? क्या सरकार उसे अपनी मर्जी से कम कर सकती है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है जो हमें अगले सेट के अनुच्छेदों पर ले जाता है। अनुच्छेद 125 कहता है कि जजों की सैलरी संसद कानून बनाकर तय करेगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, नियुक्ति के बाद उनकी सैलरी या भत्तों में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जा सकता जो उनके लिए नुकसानदायक हो। इसे अलाभकारी परिवर्तन न करने का संरक्षण कहते हैं। मतलब सरकार सैलरी कम करने की धमकी देकर उन पर दबाव नहीं बना सकती? बिल्कुल, और उनकी सैलरी भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यानी इस पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती, सिर्फ चर्चा हो सकती है। हालांकि इसका एक ही अपवाद है। अनुच्छेद 360 के तहत लगने वाले वित्तीय आपातकाल में सबकी तरह जजों की सैलरी भी कम की जा सकती है। ये तो हुए स्थायी जज, पर क्या कुछ अस्थायी व्यवस्थाएं भी है? मान लीजिए सीजीआई का पद अचानक खाली हो जाए या वो बीमार हो, तब क्या होता है? उसके लिए अनुच्छेद 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के ही किसी दूसरे जज को अस्थायी तौर पर सीजीआई की जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। परंपरा यही है कि सबसे वरिष्ठ जज को ही ये पद दिया जाता है। और मैंने तदर्थ न्यायाधीश या एडहॉक जज के बारे में भी सुना है। वो क्या होते हैं? ये एक बहुत ही अनोखी व्यवस्था है जो अनुच्छेद 127 में दी गई है, और हमने फ्रांस के संविधान से ली है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी केस की सुनवाई के लिए जजों का कोरम, मतलब न्यूनतम संख्या, पूरी नहीं हो पाती। तब सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी हाई कोर्ट के जज से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जज बनने की योग्यता हो, कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह का जुगाड़ है ताकि कोर्ट का काम न रुके। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में नहीं। इसी तरह अनुच्छेद 128 के तहत रिटायर्ड जजों को भी उनकी सहमति से वापस बुलाकर मामलों को निपटाने में मदद ली जा सकती है। उन्हें वेतन नहीं, बल्कि राष्ट्रपति द्वारा तय किए गए भत्ते मिलते हैं। ये सारी बातें दिखाती हैं कि न्यायपालिका को स्वतंत्र और प्रभावी बनाए रखने के लिए संविधान ने कितनी गहराई से सोचा है। अब एक और शक्तिशाली अनुच्छेद पर आते हैं। अनुच्छेद 129, अभिलेख न्यायालय। सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है, इसका असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट की कही हर बात पत्थर की लकीर है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के 2 मतलब हैं। पहला, इसके सारे फैसले और कार्यवाही हमेशा के लिए रिकॉर्ड करके रखे जाएंगे और वो एक नजीर या प्रीसिडेंट बन जाएंगे, यानी देश की बाकी सभी अदालतों को उन फैसलों को कानून की तरह मानना होगा।
वो एक तरह से कानून की लाइब्रेरी बन जाते हैं। और दूसरा मतलब? दूसरा मतलब और भी शक्तिशाली है, वो है अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। अगर कोई व्यक्ति या संस्था कोर्ट के फैसले का अपमान करती है, उसे नहीं मानती या कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, तो कोर्ट उसे सजा दे सकता है। यह शक्ति उसे अपनी अथॉरिटी बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा, और क्या सुप्रीम कोर्ट हमेशा दिल्ली में ही बैठता है? क्या इसकी बेंच कहीं और नहीं हो सकती? अनुच्छेद 130 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठेगा, लेकिन अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश चाहें तो राष्ट्रपति की मंजूरी से देश के किसी और हिस्से में भी बेंच स्थापित कर सकते हैं। हालांकि आज तक ऐसा किया नहीं गया है, पर यह विकल्प संविधान ने खुला रखा है। तो अब तक हमने सुप्रीम कोर्ट की बनावट, जजों की नियुक्ति और उनकी शक्तियों की सुरक्षा को समझा। अब बात करते हैं उसके काम की, यानी उसकी अधिकारिता की। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 141, आरंभिक अधिकारिता। आरंभिक का क्या मतलब है? आरंभिक या ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का मतलब है ऐसे मामले जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, किसी निचली अदालत में नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट की एक्सक्लूसिव पावर है। ये मामले आम लोगों के नहीं होते, बल्कि सरकारों के बीच के विवाद होते हैं। जैसे केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच कोई विवाद हो, या फिर केंद्र और कुछ राज्य एक तरफ हों और बाकी कुछ राज्य दूसरी तरफ, या दो से ज्यादा राज्यों के बीच आपस में कोई झगड़ा हो। ऐसे संघीय ढांचे से जुड़े विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट ही सुनता है, लेकिन इसमें किसी प्राइवेट नागरिक का केस नहीं आ सकता। ये तो हुई सीधी सुनवाई, पर सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी अपीली अदालत भी है। लोग हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ वहां अपील करते हैं। इसकी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, अपीली अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा काम है। इसे संविधान ने 3-4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले है अनुच्छेद 132, जो संवैधानिक मामलों में अपील से जुड़ा है। इसका आधार क्या है? अगर किसी भी मामले में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, संविधान की व्याख्या से जुड़ा कानून का कोई बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल शामिल हो, तो हाईकोर्ट के सर्टिफिकेट के साथ उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। मतलब मामला प्रॉपर्टी का हो सकता है, लेकिन अगर उसमें किसी संवैधानिक अनुच्छेद की व्याख्या का पेच फंसा है, तो केस सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। एकदम सही। फिर अनुच्छेद 133 में सिविल मामलों में अपील की बात है। यहां भी आधार यही है कि मामले में व्यापक महत्व का कानून का कोई सारवान प्रश्न होना चाहिए और हाईकोर्ट को लगना चाहिए कि इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना जरूरी है। पहले इसमें 20,000 रुपए की एक सीमा होती थी, जिसे 1972 में हटा दिया गया। अब न्याय का आधार पैसा नहीं, कानून का सवाल है। और क्रिमिनल मामलों में अपील का क्या प्रावधान है? वो तो बहुत संवेदनशील होते हैं, खासकर जब किसी को फांसी की सजा सुनाई गई हो। हाँ, इसलिए अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों में अपील के लिए कुछ विशेष अधिकार देता है। 2 ऐसी स्थितियां हैं जहां किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बिना अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है। वो कौन सी 2 स्थितियां हैं? पहली, अगर निचली अदालत ने किसी को बरी कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस फैसले को पलटकर उसे सीधे मौत की सजा दे दी हो। और दूसरी, अगर हाई कोर्ट ने कोई केस निचली अदालत से सीधे अपने पास मंगवाकर सुनवाई की और अभियुक्त को दोषी ठहराकर मौत की सजा दे दी। इन दोनों ही मामलों में अपील का सीधा अधिकार है। और अगर मौत की सजा ना हो, जैसे उम्र कैद हो, तब सीधे अपील का अधिकार नहीं है। ऐसे अन्य आपराधिक मामलों में अपील तभी हो सकती है जब हाई कोर्ट खुद ये प्रमाणित करे कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लायक है। ये सर्टिफिकेट वाली बात बार बार आ रही है, क्या इसके लिए भी कोई नियम है? हाँ, 44 के संशोधन से अनुच्छेद 134A जोड़ा गया, जो इसी प्रक्रिया को साफ करता है। ये कहता है कि हाई कोर्ट या तो खुद से सर्टिफिकेट दे सकता है या फिर फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद पीड़ित पक्ष के मौखिक आवेदन पर भी सर्टिफिकेट दे सकता है। ये एक तरह से अपील के लिए गेटवे का काम करता है। ये तो बहुत ही विस्तृत जानकारी थी। तो आज हमने समझा कि सुप्रीम कोर्ट की नींव कितनी मजबूती से संविधान में रखी गई है। जजों की नियुक्ति से लेकर उन्हें हटाने की लगभग नामुमकिन प्रक्रिया, उनके वेतन का संरक्षण और फिर उनकी आरंभिक और अपीली शक्तियों का विशाल दायरा। ये पूरी संरचना ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली बनी रहे। और जाते जाते सभी के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान ने उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इतने विस्तृत और कठोर प्रावधान क्यों किए हैं? ये एक लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका और उसके महत्व के बारे में क्या बताता है? यह परीक्षा उपयोगी संविधान व्याख्या के ढाका क्लासेस द्वारा प्रस्तुत की गई है।
यह अनुच्छेद भारतीय संविधान की भावना और संरचना को समझने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। के ढाका क्लासेस की ओर से सभी विद्यार्थियों को निरंतर अध्ययन हेतु हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सफलता प्राप्त कीजिए।